हेलो टू ऑल। आज हम अध्याय नंबर 4 को आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय का बचा हुआ टॉपिक पढ़ेंगे। अब हमें आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो है शिवाजी के बारे में। हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था दुर्गादास राठौर के बारे में। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है शिवाजी। 1627 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक का इनका इतिहास इसमें बताया जाएगा। जैसा कि बताया जा रहा है, शिवाजी मराठा सरदार शाहजी भोसले व जीजाबाई के पुत्र थे और उनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पूना में हुआ था। और साथ में बताया पूना के समीप ही एक पहाड़ी है शिवनेर, उधर एक किला था मराठों का, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। शिवाजी का बाल्यकाल संरक्षण यानी कि शिवाजी को पालने पोसने का काम बचपन में उनके दादा कौंडदेव के द्वारा किया गया था, पर जो उनके पिताजी थे वे शिवाजी और शिवाजी की माता से दूर रहा करते थे, अपनी राजधानी में रहा करते थे। इस वजह से शिवाजी का ज़्यादा वक्त अपने दादा और माँ के साथ में बीता। पिताजी से उनका इतना ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाया। बालक शिवाजी को अपने माता तथा संरक्षक द्वारा हिंदू धर्मशास्त्रों के साथ सैनिक शिक्षा दी गई। यानी शिवाजी को अपनी माता और उनके दादाजी द्वारा हिंदू धर्मशास्त्र यानी हिंदू धर्म के बारे में, इसके शास्त्रों, इसके सिद्धांतों के बारे में तो शिक्षा दी ही गई, परंतु इसके साथ साथ उन्हें सैनिक शिक्षा भी प्रदान की गई। शिवाजी ने बाल्यकाल से ही रामायण, महाभारत तथा दूसरे हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वो पूर्ण रूप से रामायण, महाभारत और इन हिंदू शास्त्रों में इंटरेस्ट रखते थे, उनकी इसमें रुचि थी और वो इनके बारे में जानकारी रखते थे। 12 वर्ष की आयु में उन्हें अपने पिता की जागीर पूना प्राप्त हो गई। जब उनकी उम्र 12 वर्ष की हुई, उस वक्त पर उनके पिताजी द्वारा उन्हें पूना की जागीर प्रदान कर दी गई। अब सबसे पहले अपन शिवाजी द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहला अभियान पढ़ेंगे बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान। बीजापुर के खिलाफ शिवाजी ने किस प्रकार से सैनिक अभियान किया था। शिवाजी ने अपने जीवन काल के प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर राज्य के विरुद्ध किए। इस समय बीजापुर का सुल्तान कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर राज्य का सुल्तान उस समय मोहम्मद आदिल शाह था। उसके खिलाफ शिवाजी ने बहुत बार सैनिक अभियान किए, या हम ये कहें शिवाजी के जीवन के प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर और मोहम्मद आदिल शाह के विरुद्ध रहे थे। मोहम्मद आदिल शाह काफ़ी समय से बीमार पड़ा था और उसकी जो मृत्यु है वो बिल्कुल समीप थी। इस कारण जो संपूर्ण राज्य है वो शासक के हाथ से निकल गया और संपूर्ण राज्य के अंदर अस्त व्यस्तता आ गई, क्योंकि हर कोई अपने आप को राजा समझने लगा और हर एक शासन अधिकारी अपने हिसाब से शासन को चलाने लगा। इस बीमारी की स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी, मतलब कि बीजापुर में एक पहाड़ी थी जिसका नाम था तोरण, उसके ऊपर एक किला बसा हुआ था। शिवाजी ने मोहम्मद आदिल शाह की बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए तोरण पहाड़ी पर स्थित किले पर अधिकार कर लिया। इस किले से उसे 2 लाख हूण का खजाना मिला। साथ में शिवाजी ने इस धन से अपनी सेना का विस्तार किया, यानी जो इतना उसे धन मिला 2 लाख रुपए का, उसके माध्यम से उसने उस धन का उपयोग करते हुए अपनी सेना का विस्तार कर लिया। और तोरण किले से 5 मील दूर मुरुमंगड़ के एक शस्त्र विक्षत दुर्ग को नया रूप देकर के राजगढ़ नाम दिया। इसी किले से थोड़ा सा दूर 5 मील की दूरी पर एक और टूटा फूटा किला स्थित था। वो जगह थी मुरुमगढ़। उधर एक शत विक्षत यानी टूटा फूटा हुआ दुर्ग स्थापित था। उसकी रिपेयरिंग का काम करवाया, उसमें सुधार करवाया, उसने नया रूप प्रदान किया और शिवाजी ने अब उसका नाम रख दिया राजगढ़।
शिवाजी द्वारा बीजापुर के प्रमुख मंत्रियों को घूस देकर के अपनी ओर मिला लिया गया, क्योंकि बीजापुर के जो शासक है पूर्ण रूप से बीमारी के शिकार के कारण कुछ भी शासन चलाने लायक नहीं बचा था, और जो अन्य प्रमुख मंत्री थे उन्हें केवल धन का लालच था। इसका फ़ायदा उठाते हुए शिवाजी ने बीजापुर के जितने मंत्री थे मुख्य उन सभी को धन का लालच दे करके अपनी ओर मिला लिया, तथा अपनी कमज़ोर स्थिति के कारण बीजापुर सुल्तान शिवाजी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पा रहे थे इस वक्त, क्योंकि सुल्तान की स्थिति शारीरिक रूप से ठीक नहीं थी। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्तियों से सुल्तान आदिल शाह भयभीत हो गया, यहाँ तक कि बीजापुर का कोई भी सेनापति शिवाजी के विरुद्ध अभियान करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बीजापुर का जो शासक है आदिल शाह वो स्वयं युद्ध में नहीं जा सकता था, ना ही युद्ध का संचालन कर सकता था, क्योंकि वो बीमार था और उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। ऐसी स्थिति में आदिल शाह शिवाजी से डर गया, क्योंकि शिवाजी लगातार बीजापुर के बहुत सारे इलाकों पर अधिकार करते जा रहे थे। उधर उन सभी क्षेत्रों पर शिवाजी हमले करते और शिवाजी के खिलाफ कोई भी बीजापुर का सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। इस स्थिति का भी फायदा शिवाजी को मिला। अंत में अफजल खान नाम का एक सेनापति था, उसने इस बात का बीड़ा उठाया। किस बात का? शिवाजी के विरुद्ध लड़ने का, शिवाजी का सामना करने का। और ये बीड़ा उठाते हुए उसने क्या कहा कि मैं अपने घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को बंदी बनाकर लेकर के आऊँगा। इस बात में अफजल खान की इस बात से अफजल खान का घमंड नज़र आता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शिवाजी उसके सामने कुछ भी नहीं है और वो उसको आसानी से हरा सकता है। 1659 ईस्वी में अफजल खान एक बड़ी सेना को लेकर के शिवाजी के ऊपर हमला करने के लिए निकला। अफजल खान ने छल का सहारा लिया सबसे पहले, क्योंकि वो स्वयं जानता था कि बिना छल का सहारा लिए या कूटनीति किए सीधे तौर पर शिवाजी से युद्ध करके जीत पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अफजल खान ने कूटनीति का सहारा लेते हुए छल का सहारा लिया। छल यानी कि कपट किया उसने। किस प्रकार से? उसने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को शिवाजी के सामने संधि करने के लिए भेजा, ताकि शिवाजी को ऐसा लगे कि अफजल खान और बीजापुर, क्योंकि अफजल खान बीजापुर की तरफ से आया था आदिल शाह की ओर से, उस अफजल खान ने ये योजना बनाई कि उसने अपने एक दूत कृष्णजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा और ये कहा कि हम संधि करना चाहते हैं, युद्ध किए बिना ही सारा जो मामला है शांति से सुलझाना चाहते हैं। शिवाजी ने अफजल खान के छिपे हुए मंतव्य को समझ लिया, परंतु क्योंकि शिवाजी समझदार थे, वो समझ गए कि अफजल खान यहाँ पर कोई संधि नहीं करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ इसके पीछे उसकी चालाकी है। तो ये बात को ध्यान रखते हुए शिवाजी ने सावधानी बरती और सावधानी के साथ ही बातचीत करने के लिए स्वीकृति भी दे दी। शिवाजी देखना चाहते थे कि अफजल खान ने ये जो योजना बनाई है उसका उद्देश्य क्या है, इसलिए शिवाजी ने कृष्णजी भास्कर से इस बात की अनुमति दे दी, स्वीकृति दे दी कि वह अफजल खान से संधि वार्ता करने के लिए मिलने आएगा। जिस दिन तिथि तय की गई थी दोनों के मिलने की, निश्चित दिन शिवाजी वस्त्रों के नीचे कवच और लोहे की टोपी पहन करके अफजल खान से मिलने पहुँचे, क्योंकि शिवाजी को पता था कि अफजल खान कुछ ना कुछ यहाँ पर चालाकी कर सकता है। इसलिए शिवाजी ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने कपड़ों के अंदर लोहे का कवच पहना और सर पर लोहे की टोपी पहन ली और उसके बाद में वो अफजल खान से मिलने के लिए गए। उन्होंने अपने बाएं हाथ में बदनखा और सीधी बाह में बिछुआ नामक तेज कटार छुपा रखे थे। बदनखा उंगलियों में पहना जाने वाला एक हथियार होता है, अंगूठी नुमा होता है। चार उंगली की अंगूठियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं और उन अंगूठियों पर नुकीले
औजार बने हुए होते हैं। ये एक तरीके से अगर पंच मारा जाए सामने वाले को तो उससे घाव कर सकता है, एक ये हथियार। और एक बिछुआ नाम का तेज छुरा था, वो छुरा अपनी कपड़ों के अंदर छुपा लिया। ये 2 औजार उन्होंने छुपा लिए जो दिखने में ज़्यादा बड़े नहीं थे, परंतु शिवाजी की सुरक्षा के लिए वो काफ़ी थे। ऐसा करने के बाद वो मुलाकात के लिए अफजल खान के पास गए। मुलाकात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाते समय गर्दन दबोच कर तलवार से वध करने का प्रयास किया, क्योंकि अफजल खान की यही योजना थी कि बिना युद्ध किए शिवाजी के ऊपर छल कपट से उसे मारने की योजना बनानी है। तो उन्होंने शिवाजी को बुलवाया। शिवाजी क्योंकि अफजल खान से मिलने के लिए अंदर अकेले आए हुए थे, अफजल खान को नहीं पता था कि शिवाजी अपने आप को इस तरीके से सुरक्षित करके आए हैं। तो अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाते हुए सबसे पहले शिवाजी की गर्दन दबोची और उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, तलवार उठा करके उनकी गर्दन पर चलाने का प्रयास किया। परंतु शिवाजी को इससे कोई भी चोट नहीं आई, क्योंकि शिवाजी ने पहले ही अपने वस्त्रों के अंदर औजार छुपा रखे थे और अपने सुरक्षा के लिए उन्होंने पहले ही वस्त्र लोहे के पहन रखे थे। उसी समय शिवाजी ने बदनखा निकाला जो उन्होंने हाथ में पहन रखा था और उसका प्रयोग करते हुए अफजल खान के पेट में डाल दिया, जिससे अफजल खान की मृत्यु हो गई और शिवाजी बच गए। अफजल खान के मरते ही इधर उधर जंगलों में छिपते हुए मराठा सैनिकों ने आक्रमण कर बीजापुरी सैनिकों को खदेड़ दिया, क्योंकि जो अफजल खान के साथ में सेना आई हुई थी, अफजल खान की मृत्यु के साथ ही सारे सैनिक और भयभीत हो गए और अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर जंगलों में भागने लगे। परंतु मराठा सेना भी उनके पीछे पीछे भागती रही और जंगलों में पहाड़ों के पीछे पेड़ों के पीछे छुप गई। और जैसे ये बीजापुर के सैनिक उनके सामने पड़ते, वैसे ही वो मराठा सैनिक बीजापुरी सैनिकों के ऊपर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया करते। इस घटना ने शिवाजी की प्रतिष्ठा में अद्वितीय वृद्धि कर दी। इस घटना से में जैसे ही शिवाजी जीते तो सब लोगों को इस बात का परिचय मिल गया कि शिवाजी बहादुर तो हैं ही, परंतु उसके साथ में उनमें दूरदर्शिता भी है, यानी अपने आप को बचाने के लिए वो आगे के बारे में सोचते हैं और अपनी नीतियां बनाते हैं। इस वजह से संपूर्ण देश के अंदर शिवाजी की वाहवाही होने लगी और सभी राजा और राज्य शिवाजी से डरने भी लगे, उनकी बहादुरी और उनकी चालाकी, उनकी होशियारी को देखते हुए। इस सब प्रक्रिया के बाद में अफजल खान के बाद बीजापुर के शासक ने कई सारे सैनिक और कई सारे अधिकारियों को शिवाजी के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा, परंतु वो लोग शिवाजी को पकड़ नहीं पाए और शिवाजी विजित ही रहा। ये तो हुआ बीजापुर और शिवाजी के मध्य संबंध। अब अगली बात अपन करेंगे शिवाजी और मुगलों के बीच का संबंध या इन दोनों के बीच का संघर्ष किस प्रकार से रहा था। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से औरंगज़ेब भी चिंतित था, क्योंकि औरंगज़ेब को लगने लगा कि शिवाजी कभी भी उनके क्षेत्रों पर भी हमला करके उन्हें अपने अधिकार में कर सकता है और इस बात से औरंगज़ेब भयभीत था। उसने शिवाजी के दमन के लिए यानी शिवाजी को समाप्त करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। दक्षिणी राज्यों की सुरक्षा का जिम्मा औरंगज़ेब ने स्वयं के मामा शाइस्ता खान को दिया, ताकि जब कभी भी दक्षिण के इलाकों में शिवाजी का टकराव हो तो शाइस्ता खान उस विरोध का सामना कर पाए। शाइस्ता खान ने शीघ्र ही पूना पर अधिकार कर लिया और वहीं से शिवाजी के विरुद्ध कार्यवाही का संचालन करने लगा। शाइस्ता खान ने न केवल अपने साम्राज्य को बचाया, बल्कि उसने शिवाजी की शक्ति को ख़त्म करने के लिए शिवाजी के क्षेत्रों पर हमला करना चालू किया, उन पर अधिकार करना चालू किया, जिससे शिवाजी की शक्ति कमज़ोर हो जाए और शिवाजी का दमन हो जाए, वो समाप्त हो जाए। ऐसा कार्य करने के लिए शाइस्ता खान ने सबसे पहले पूना के ऊपर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया, क्योंकि शिवाजी की प्रथम जागीर पूना ही रही थी और वो वहीं पर ज़्यादा पड़े बले थे। इसी की चलते उन्होंने अपने सैनिक अभियान को और आगे बढ़ाया।
शाइस्ता खान पूना के उसी महल में ठहरा हुआ था जहां शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था। शाइस्ता खान ने पूना को जीतने के बाद में शिवाजी का महल, जहां पर शिवाजी बचपन में रहा करते थे, वहीं पर ठहरना प्रारंभ किया, वहीं रहने लगा। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी की संध्या को शिवाजी लगभग 400 सैनिकों के साथ में पूना पहुँचे और जब वे शाइस्ता खान के निवास स्थान के पास पहुँचे तो मुगल रक्षकों ने उन्हें टोका। शिवाजी ने उन्हें यह कहकर असावधान कर दिया कि वे मुगल सेना के ही मराठे सैनिक हैं और अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शाइस्ता खान की सेना में जितने भी सैनिक थे वो लोग शिवाजी को चेहरे से नहीं पहचानते थे। तो इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शिवाजी अपने 400 सैनिकों के समेत शाइस्ता खान पर हमला करने के लिए पूना पहुंच गए, जहां शाइस्ता खान ठहरा हुआ था, यानी कि वही महल जहां पर शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था। उस जगह शिवाजी अपने 400 सैनिकों के साथ पहुंचे तो शाइस्ता खान के जो रक्षक थे उन सैनिकों ने शिवाजी और उनकी सेना को रोका। इस बात पर शिवाजी ने क्या जवाब दिया कि हम तो मुगल सेना के ही सैनिक हैं, हम मराठे तो हैं परंतु हम लोग मुगल सेना के ही सैनिक हैं। ऐसी बात कहते ही जो मुगल सैनिक थे उन लोगों ने शिवाजी को अंदर जाने दिया। अर्धरात्रि का समय था, आधी रात का वक्त था। अर्धरात्रि के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खान के डेरे पर मारकाट आरंभ कर दी, यानी कि उस महल के आसपास में जितने भी डेरे बने हुए थे जहां सैनिक आराम कर रहे थे रात के समय, जहां पर अन्य अधिकारी आराम कर रहे थे, उन सभी के ऊपर शिवाजी ने हमला करना प्रारंभ कर दिया। कईयों को मौत के घाट उतार दिया। शाइस्ता खान की एक उंगली कट गई किंतु वे रात्रि के अंधकार का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। इस सभी मारकाट के बीच में भागदौड़ हुई, जिस बीच में शिवाजी की एक उंगली कट गई, परंतु वो भागता भागता अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। उसके एक पुत्र और 6 पत्नियों सहित अनेक मुगल सैनिक इस अभियान में मारे गए, यानी शाइस्ता खान का पुत्र भी इस हमले में मारा गया, उसकी 6 पत्नियां थी वो भी समाप्त हो गई और अन्य जो मुगल सैनिक थे काफ़ी सारे वो भी इस अभियान में समाप्त हो गए। औरंगजेब को जब इस अभियान की जानकारी मिली तो उससे बहुत क्रोध आया और उसने शाइस्ता खान को उसकी सफलता के लिए दंड देने के अभिप्राय से बंगाल भेज दिया। यानी कि अब औरंगजेब को ऐसा लगने लगा कि शाइस्ता खान भी इतना ज़्यादा बलशाली नहीं है जो कि शिवाजी का प्रतिरोध कर सके। ऐसी स्थिति में जैसे ही उसे शाइस्ता खान की असफलता के बारे में पता चला, औरंगज़ेब बहुत नाराज़ हुआ, बहुत क्रोधित हुआ और अपने गुस्से को निकालते हुए उसने शिवाजी को पूना से हटा करके बंगाल की ओर भेज दिया और वहीं स्थापित कर दिया। इसके बाद में भी औरंगज़ेब नहीं माना, उसने अपने अन्य अधिकारियों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जैसे कि शाइस्ता खान के बाद में औरंगज़ेब ने शिवाजी के दमन के लिए शाहजादा मुअज़्ज़म और मारवाड़ के जसवंत सिंह को भेजा था। शाइस्ता खान को पहली बार भेजा गया, दूसरी बार शहज़ादा मुअज़्ज़म और मारवाड़ जसवंत सिंह को भेजा गया, परंतु दोनों को ही सफलता नहीं मिली। इससे शिवाजी का हौसला और बढ़ गया। शिवाजी को लगने लगा कि पूरी भारतीय सत्ता का जो अधिकारी है, मुगलों का शहंशाह बादशाह औरंगज़ेब भी मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है पर उसे सफलता नहीं मिल रही। इसका मतलब शिवाजी उन लोगों से ज़्यादा बलशाली है। इस चीज़ से शिवाजी का मनोबल बढ़ गया, उसका हौसला बढ़ गया और वो और ज़्यादा निर्भय हो गया, यानी उसका डर निकल गया और मुग़ल प्रदेशों के अंदर वो बिना किसी डर के लूटमार करने लगा। जनवरी 1664 ईस्वी में उसने सूरत के समृद्ध नगर को लूट लिया और इस लूट से शिवाजी को 1 करोड़ रुपए के आभूषण और रत्न आदि प्राप्त हुए। 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट की गई और इस लूट में उन्हें काफ़ी धन संपदा प्राप्त हो गई थी। अब औरंगज़ेब ने
वापस से शिवाजी को रोकने के लिए आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा और जय सिंह के साथ में सेना नायक दिलेर खान और ताज खान को भी भेजा। परंतु इस अभियान में मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या कहा कि हम उसे व्रत के घेरे की तरह बांध लेंगे। जय सिंह को ऐसा लगा कि वो शिवाजी को आराम से हरा पाएगा। कूटनीतिज्ञ, क्योंकि जय सिंह बहुत ज़्यादा कूटनीतिज्ञ था, चालाक था, उसने शिवाजी के विरोधियों को नहीं अपितु प्रलोभन दे करके अनेक मराठाओं को भी अपने पक्ष में कर लिया था। जय सिंह को लग रहा था कि केवल यहाँ पर बहादुरी से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि चालाकी का भी सहारा लेना पड़ेगा जीतने के लिए। इसी हेतु जय सिंह ने शिवाजी के साथ मिले हुए मराठा सैनिकों और काफ़ी सारे अधिकारियों और मराठा मुख्य सरदारों को अपनी ओर मिला लिया, प्रलोभन दे करके, लालच दे करके। और इसके साथ ही मराठा राज्य पर आक्रमण किया। उसने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। उस समय शिवाजी पुरंदर के किले से युद्ध का संचालन कर रहे थे। और क्योंकि शिवाजी के समर्थकों को जय सिंह ने अपने पक्ष में कर लिया था, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उसने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर दिया। इसके साथ ही शिवाजी बहुत विवश हो गए, क्योंकि उनके पास ना ज़्यादा सेना बची और ना ही कोई अधिकारी बचे थे। ऐसी स्थिति में जून 1665 ईस्वी को जय सिंह के साथ में शिवाजी को एक संधि करनी पड़ी, क्योंकि पुरंदर स्थल में हुई थी, इसलिए ये पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे, इस पर छोटा प्रश्न बनता है। इस संधि के कुछ शर्तें इस प्रकार थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने अपने 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। पहला तो ये पॉइंट बनता है, ये शर्त बनती है। दूसरी, ये भी एक वादा किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता भी शिवाजी करेगा, मराठा सैनिक करेंगे। ये दूसरा पॉइंट। और इसी के आगे तीसरा बन रहा है, शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा आश्वासन मुगलों द्वारा दिया गया। इस संधि के समय फ्रांसीसी यात्री बर्नियर भी इसी बीच में मौजूद थे और बर्नियर द्वारा जो लेख लिखे गए हैं उसमें इस प्रकार की संधि का वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पूरी संधि है पुरंदर की, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसे आप टिक कर लेंगे कि पुरंदर की संधि कब हुई, किन के बीच में हुई, क्यों हुई और इस संधि की शर्तें क्या क्या थीं। इसके बाद है, संधि की धाराओं से स्पष्ट उल्लेख था कि शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी जय सिंह ने शिवाजी को आगरा चलने के लिए तैयार कर लिया। शिवाजी को लग रहा था कि इन्होंने संधि में साफ कहा है कि उस शिवाजी को दरबार में उपस्थिति देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, तो जय सिंह अगर उसे आगरा ले जा रहा है तो वो दरबार में उपस्थित होने के लिए शिवाजी को विवश नहीं करेगा। शिवाजी भी खुशी से राजी जय सिंह के साथ चले गए। संभवतः शिवाजी ने भी मुगल दरबार से संपर्क तथा उत्तरी भारत की स्थिति को जानने के लिए ऐसा किया। शिवाजी भी इसलिए चले गए ताकि वो समझ पाए कि भारत का जो उत्तरी इलाका है उसमें कैसी व्यवस्था चल रही है, वहाँ पर कैसी प्राकृतिक स्थिति है, कैसी भौगोलिक स्थिति है और वहाँ के राज्यों की समृद्धता कितनी है, किस प्रकार के शासक हैं, कैसे अधिकारी हैं, किसके साथ मिलकर सहयोग कर सकते हैं। तो ये सारी स्थितियों की जानकारी के लिए शिवाजी ने ऐसा किया, यानी जय सिंह के साथ चला गया। मई 1667 ईस्वी में शिवाजी आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित हुए। ठीक है, आगरा दरबार में शिवाजी उपस्थित हुए। औरंगजेब ने शिवाजी को उचित सम्मान न दे करके शिवाजी के प्रति रूखा व्यवहार किया और मनसबदारों की तृतीय पंक्ति में खड़ा कर दिया, यानी कि शिवाजी के अपमान स्वरूप शिवाजी को सम्मान भी नहीं दिया और साथ में उन्हें मनसबदारों की जो तीसरी श्रेणी थी, तीसरी लाइन थी, उसमें खड़ा कर दिया। इस बात से शिवाजी को बहुत अपमानित महसूस हुआ। शिवाजी ने देखा कि जसवंत सिंह उनके सामने खड़ा है तो दुखी होकर कहा, जिस जसवंत सिंह की
पीठ मेरे सैनिकों ने देखी थी, मुझे उसके पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। जसवंत सिंह को जब पहले भेजा गया था शिवाजी के विरुद्ध अभियान करने के लिए, जब जसवंत सिंह हार गया था और हाथ करके अपनी जान बचा के भागा था, जबकि अब की बार इस दरबार में शिवाजी जसवंत सिंह के पीछे खड़े थे। तो इस बात से दुखी होकर शिवाजी ने क्या कहा कि जिस जसवंत सिंह की भागती हुई पीठ मेरे सैनिकों ने देखी थी, आज मुझे उसके भी पीछे खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि मैंने इसे हराया था। दरबार में सम्मानजनक व्यवहार न मिलने से शिवाजी बहुत नाराज़ हुए और वहाँ से राम सिंह के निवास पर लौट आए। राम सिंह कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र था। जय सिंह के साथ ही गए थे शिवाजी और जय सिंह के पुत्र राम सिंह के घर को वो लौट आए। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में बंदी बना लिया और मार डालने का निश्चय किया। अब औरंगजेब ने ये प्लान किया, ये योजना बनाई कि शिवाजी को यहीं से पकड़ करके बंदी बना दें और इसको मौत की घाट उतार दें। इसके लिए उन्होंने जयपुर भवन को चुना। इस गंभीर स्थिति में भी शिवाजी ने अपना धैर्य नहीं खोया, साहस बनाए रखा। उन्होंने मुगलों के चंगुल से बचने के लिए वो नए नए उपाय खोजने लगे। शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया उन्होंने योजना बनाई, एक उपाय किया। उन्होंने बीमार होने का बहाना किया और कहा कि हिंदू परंपरा के अनुसार दीन दुखियों को मिठाई और फल वो दान करना चाहते हैं और ऐसा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ऐसा करने के लिए रोज़ प्रतिदिन बंदी गृह में, जहाँ पर शिवाजी को बंदी बना रखा था, वहाँ पर मिठाई, फल आदि के टोकरे आया करते थे। शुरू में तो जो पहरेदार थे इन टोकरों की गहनता से जान करते थे, यानी छानबीन करते थे, जांच करते थे इसके अंदर क्या है क्या नहीं, परंतु ये रोज़ का काम हो गया। तो अब जो ये अफसर थे, जो सैनिक थे, इन टोकरों में ध्यान नहीं देने लगे। इन टोकरों को बिना किसी रोक टोक के अंदर ले जाया जाने लगा और बाहर लाया जाने लगा। अफसर देख करके शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ इन टोकरों में बैठ गए। जब ये टोकरे भरे हुए आए और खाली बाहर गए तो इस टोकरों के अंदर शिवाजी और उनके बेटे संभाजी टोकरों में बैठ गए और बंदी गृह से निकल गए। निकलने में वो सफल रहे और निकलने के बाद वो महाराष्ट्र पहुंच गए। इस बात में वो सफल रहे। बंदी जीवन और कठिन यात्रा के कारण शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया था। उधर नया मुगल सूबेदार मुअज्जम आराम तलबी आदमी था और उसका सहयोगी जसवंत सिंह शिवाजी से सहानुभूति रखता था। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दोनों का पक्ष इस समय युद्ध विराम चाहते थे, क्योंकि मुगलों का जो मुअज्जम था वो आराम तलबी था, वो वैसे युद्ध नहीं चाहता था। जसवंत सिंह शिवाजी के साथ सांत्वना रखता था, वो वैसे युद्ध नहीं चाहता था और शिवाजी की हालत और शारीरिक स्थिति खराब होने के कारण शिवाजी भी युद्ध नहीं चाहते थे। इस प्रकार से 1667 ईस्वी में जसवंत सिंह की अध्यक्षता से मुगल मराठा संधि संपन्न हुई। क्योंकि दोनों युद्ध नहीं करना चाहते थे तो मुगलों ने और मराठों ने यहाँ पर संधि कर ली और इस संधि के अनुसार औरंगजेब ने शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया और शिवाजी को राजा की उपाधि दे दी। ये याद रखना है आपको कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। और इस के बाद में संधि के बावजूद भी औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध चालें चलते रहते थे, अभियान करते रहते थे और इसी कारण 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पुनः लूटा और अपने खोए हुए प्रदेशों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि मुगल और मराठा संघर्ष संधि के बावजूद भी नहीं रुके और ये संघर्ष जारी ही रहे। इसके बाद में टॉपिक है शिवाजी का राज्याभिषेक। ये जो टॉपिक है शिवाजी का राज्याभिषेक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। वो सारी ही प्रश्न मैं आपके होमवर्क वाले पोर्टल पर सेंड कर दूंगी। आपको उन सारे होमवर्क को टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको पता है उसमें से आपके सेशनल मार्क्स जाएंगे। तो जो भी डेट को आपको होमवर्क सेंड किया जा रहा है आपकी होमवर्क कॉपी में, उसी डेट को वो होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए।
प्रश्नों की जो लेंथ है वो प्रश्नों के टाइप के ऊपर निर्भर करेगी। अति लघुतरात्मक को ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। लघुतरात्मक के हिसाब से यानी कि 200 वर्ड तक, 300-400 वर्ड तक, 300 वर्ड तक, 150-200 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। और निबंधात्मक कम से कम 2-3 पेज का रहेगा। इस प्रकार से आपको काम करना है, बस समय से समय अपने होमवर्क को कंप्लीट रखना है। तो जो आगे का टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और होमवर्क के लिए आप होमवर्क वाले पोर्टल को देखेंगे, उसी के सारे प्रश्नों को हल करेंगे आज की डेट में। थैंक यू।